यू आर माई लव लाइफ चैप्टर 40। तुम्हें जो करना है कर लो। अब आगे निखिल ने कुणाल से पूछा, पर वो सिया को क्यों मारना चाहते हैं? सिया ने उनका क्या बिगाड़ा है जो वो सिया की जान लेना ही चाहते हैं? तुम्हें सब पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? निखिल की बात सुनकर कुणाल ने निखिल को कहा, मैं तुम्हें ये बात सुबह से बताने का सोच रहा था, लेकिन मैंने घर में बताना सही नहीं समझा क्योंकि किसी को इस बारे में नहीं पता सकते। कुणाल ने निखिल को कहा, निखिल, सिया जब उस दिन अपने आप ठीक हुई वह कोई छोटी बात नहीं थी, ये तो हम दोनों जानते हैं, पर मुझे नहीं पता था यह सब इतना ज़्यादा खतरनाक उलझा हुआ हो सकता है। मुझे नहीं पता था। निखिल ने कुणाल से पूछा, तुम साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ ये सब क्या है। कुणाल ने निखिल को कहा, सिया के पास मैजिक पावर है जिसको वो यूज़ करके किसी को भी अपने वश में कर सकती है और वह बहुत ताकतवर है। अकेले ही 50 गुंडों को मार कर गिरा सकती है। सिया के पास नागमणि की मैजिक पावर है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वह खाई में गिरी थी, लेकिन सिया किसी पेड़ के ऊपर गिरी थी जिस वजह से वो बच गई। सिया पेड़ से टकराकर ज़मीन पर गिरी। जब उसे होश आया तो उसे जो रास्ता दिखाई दिया उस पर चलती रही, लेकिन वहाँ पर सिर्फ सिया ही अकेली नहीं थी। वहाँ पर अधीर खन्ना और उसका आदमी उस जंगल में मौजूद थे। अधीर और उसके आदमियों ने नाग नागिन के जोड़े को मौत के घाट उतार दिया। वो नाग नागिन कोई साधारण नाग नागिन नहीं थे, वो इच्छाधारी नाग नागिन थे जो किसी भी इंसान का रूप ले सकते थे। उनके पास नागमणि की शक्ति आई थी जिनको हासिल करने के लिए अधीर खन्ना ने उनको मौत के घाट उतार दिया। जब वह शक्ति अधीर खन्ना अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहा था, उसी बीच वहाँ से गुजर रही थी सिया, तो वो शक्ति अधीर खन्ना के अंदर प्रवेश ना करके सिया के अंदर प्रवेश कर गई और विधि के विधान के अनुसार 25 वर्ष तक वह शक्ति सिया के ऊपर हावी नहीं हो सकती थी। अब सिया 25 वर्ष की हो गई है तो अब उन शक्तियों का यूज़ कर सकती है, लेकिन सिया नहीं जानती कि उसके अंदर यह सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। वो चाहे तो इन शक्तियों का यूज़ करके कुछ भी कर सकती है, लेकिन जिस दिन उसे अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया वो तो वह कर सकती है, उसके वह शक्तियाँ अभी तभी के तभी उसे छीन ली जाएगी। सिया की शक्तियाँ नागमणि की रक्षा और नागलोक की रक्षा के लिए दी गई है ताकि वो उन सबको बचा सके। सिया को हर अमावस्या के दिन शिव मंदिर जाकर शिव तांडव करना होगा और अपने नाग योनि की रक्षा करनी होगी। यह सुन निखिल तो सदमे में चला गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कोई फिल्म की कहानी सुन रहा है या अपनी बहन की ज़िंदगी की कहानी। उसे सब फिल्मी दुनिया का डायलॉग लग रहे थे, लेकिन ये सब हकीकत था। कुणाल ने निखिल को ऐसे बैठा दे कुणाल उनसे पूछा, क्या तुमने विश्वास नहीं सुनाने निखिल को क्या कहा? क्या तुमने कभी देखा है किसी इंसान के जख्म एक रात के अंदर ही भर जाए? क्या तुमने कभी ऐसा देखा है किसी इंसान को पता नहीं हो उसके साथ एक दिन के अंदर क्या कैसे हो जाए? निखिल को अब जाकर रियलाइज़ हुआ कि कुणाल सच बोल रहा है। उसने भी उस दिन देखा था कि सिया के सारे जख्म एक दिन के अंदर ही भर गए और ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। एक इंसान के जख्मों को एक दिन के अंदर भर सकते। निखिल ने कुणाल से कहा, तुम सरल सही बोल रहे हो कुणाल, पर अब हम क्या करेंगे? सिया को इन सब से कैसे बचाएंगे? कुणाल ने कहा, मुझे भी नहीं पता अब हमें क्या करना चाहिए। बस अब हमें देखना होगा कि सिया की पावर किस तरह से सामने आती है। बस हमें इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। फिर कहा, चलो मेरा भी काम ख़त्म हो गया और तुम्हारा भी, तो अब घर चलते हैं। मुझे मुंबई के लिए निकलना है। निखिल कुणाल से पूछता है, तो मुंबई जा रहे हो? क्यों, कब और किस लिए? कुणाल ने निखिल को कितने सारे सवालों को सुनकर निखिल से कहा, मेरा मुंबई वाला प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें थोड़े से लीगल इश्यूज हो गए हैं तो उन्हें और कोई हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ही वहाँ की गवर्नमेंट से बात करनी होगी। तो मुझे कल की मुंबई के लिए निकलना है। अगले 2 दिन तक मैं दिल्ली से बाहर रहूँगा, तो तुम्हें मेरे बाद सबका ख्याल रखना है। निखिल ने कहा, अरे कोई नहीं, आप तो हम संभाल लेंगे, तुम जाओ, अपना काम ख़त्म करके जल्दी से वापस आना। कुणाल अपना फ़ोन और लैपटॉप बैग उठाकर निखिल से कहा, चलो घर चलते हैं। फिर निखिल ने कुणाल के पीछे आते हुए कहा, माहिर और कबीर कहाँ है? उनको भी साथ लेते हुए चलते हैं, सब एक साथ घर चलते हैं। कुणाल ने माहिर को फ़ोन किया और कबीर को अपने साथ लाने के लिए उसे बोलकर कार की तरफ चलते हैं।
दोनों नीचे जाकर प्राइवेट एरिया में उनका वेट करने लगे। चारों अपनी कार में आए और अपनी अपनी कार से ही जाते हैं, क्योंकि अपनी कारें VIP एरिया पार्क की हुई थी। थोड़ी देर बाद माहिर और कबीर भी उन दोनों के पास आए। माहिर ने और कबीर ने निखिल को वहाँ देखा तो निखिल से दोनों पूछने लगे, माहिर भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? निखिल ने जवाब देते हुआ, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? तुम लोगों ने मिलने? माहिर ने निखिल को ताना देते हुए कहा, तभी तो तुमसे मिले बिना ही घर जा रहा हूँ। निखिल ने हंसकर कहा, मैं तुम लोगों के साथ लेकर घर जा रहा हूँ, ना कि तुम्हारे बिना। कहा, चलो अब बहुत हुआ। कुणाल ने कहा, चलो बहुत हुआ, घर चलते हैं। फिर चारों अपनी अपनी कार में बैठ गए। सबसे आगे निखिल की कार, उसके बाद कुणाल की कार, फिर माहिर और कबीर की। चारों की कार लाइन से कपूर एम्पायर्स के लिए निकल गई। सबकी नज़रें उन चमकती BMW, फेरारी और रोल्स रॉयल पर अटक गई। चारों कार सबका ध्यान कार पर अपनी तरफ खींच लिया। कबीर ने माहिर को कॉल किया और कहा, माहिर भाई, इंदौर बोरिंग लोगों से रेस लगाते हैं। माहिर ने कहा, मैं कुणाल का पता है ना, उसे ओवर स्पीड से कितनी प्रॉब्लम है, वह घर जाकर हमारा बैंड बजा देगा। कबीर ने कहा, इनका तो हमेशा का यही रहता है, चलो आज कुछ नया करते हैं। कबीर ने निखिल को हॉर्न देते हुए उसे ओवरटेक कर दिया। निखिल हैरानी से माहिर की कार को देख रहा था। उसके बाद कबीर ने अपनी कार की फुल स्पीड करते हुए तीनों कारों को फुल स्पीड में ओवरटेक कर दिया। कुणाल कबीर को कॉल किया और कहा, तुम क्या कर रहे हो, इतनी तेज कार क्यों चला रहे हो? कबीर ने कहा, मैं कार तेज नहीं चला रहा, बल्कि हम रेस कर रहे हैं। कुणाल ने कबीर को डांटते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? या हम कितना डेंजरस हो सकता है तुम्हारा अंदाज़ा भी है? सभी ने कुणाल को कहा, भाई आप बोरिंग हो, कम से कम हमें तो लाइफ एंजॉय करने दिया करो। वैसे भी यह सब आपके बस का नहीं है, आप बस अपने बिजनेस पर ध्यान दो। यह सब यंग लोग करते हैं, ना कि आप जैसे बूढ़े। कुणाल ने कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें बड़ा बूढ़ा नज़र आता हूँ? रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं। फिर कुणाल ने अपनी कार की फुल स्पीड करते हुए तीनों कारों को पीछे छोड़ दिया। चारों कार एक दूसरे को ओवरटेक करने लगी हुई थी। सब लोग उन्हें अच्छे से नोटिस कर रहे थे। कुछ लड़कियां तो मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने इतनी महंगी लग्जरी कार एक साथ जाते हुए देखी। कुणाल की ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, उसने सबको पीछे छोड़ दिया, सबसे आगे पहुंच गया। फिर कुणाल ने कबीर को कॉल किया, कहाँ बाप होता है, बेटा बेटा उसी तरह बड़ा भाई ही होता है और छोटा छोटा ही रहता है। तो आगे से मुझे चैलेंज करने की हिम्मत मत करना है। ऐसा कोई काम नहीं जो कुणाल कपूर नहीं कर सकता, समझे? फिर कुणाल ने फ़ोन काट दिया। स्पीड से गाड़ी लेकर कपूर मैंशन के लिए निकल गया। वह तीनों कार उसे अपने सामने ओझल होते दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ ओल्ड कपूर मैंशन में रेहान और सिया तीनों सिया के रूम में ही बैठे बातें कर रहे थे। सिया के पैर में बार बार खुजली हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह प्लास्टर को फाड़कर अभी अपना पैर खोल दे। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया, शाम को तो वो इसको निकालने वाली है, तो क्यों ना इसको अभी निकाल दे। उसने रेहान से कहा, रेहान क्या तुम मुझे कोई सीज़र लाकर दे सकते हो या कोई चाकू ला दो? रेहान ने पूछा, वह सब आपको किस लिए चाहिए? सिया ने कहा, अरे मुझे कुछ काम है, जल्दी से ला दो ना यार, इतने सवाल जवाब करने की तुम्हारी आदत बन गई है, जब देखो सवाल। रिया ने सिया से कहा, ओके ज़्यादा मुंह मत बनाओ, मैं लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद रेहान ने एक तेज धार वाला चाकू लिया और लाकर सिया को दे दिया। सिया ने रिहाना और रेहान दोनों को कहा, क्या तुम दोनों थोड़ी देर के लिए मेरे रूम से बाहर जाओ? रिहाना ने कहा, पर दी आपको ऐसा क्या काम है जो आप हमारे सामने नहीं कर सकती? सिया ने रिहाना को आंखें दिखाकर कहा, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? मैं बोल रही हूँ इतना करो, वरना किसी दिन तुम मेरे हाथों से बुरी तरह पिटने वाली हो। रिहाना ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक है हम जा रहे हैं। इतना भड़क क्यों रही? रिहाना ने रेहान को कहा, चलो रिहान, नहीं तो ये हमारी पागल बहन इन चाकू से हमें ही मार देगी। फिर दोनों बाहर चले गए। रिहाना ने रेहान से कहा, मुझे लग रहा है दी कोई नया कांड करने वाली है, हमें उन पर नज़र रखनी होगी। सिया ने उनके जाने के बाद अपने रूम
वो डोर अंदर से लॉक कर लिया और बेड पर बैठकर अपने प्लास्टर को चाकू की मदद से काटने लगी। रिहाना ने सिया के रूम का डोर खोलने की कोशिश की तो डोर अंदर से बंद था। उन्हें समझ आ गया पक्का अंदर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर चल रही है। उसने रिहान से कहा, मैंने उन्हें बोला था ना कि ज़रूर कुछ ना कुछ करने वाली है। देखो, हमें बाहर निकाल कर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। चलो कहीं और से अंदर देखने की कोशिश करते। फिर वो दोनों खिड़की के पास गए। खिड़की अंदर से लॉक नहीं थी। रिहाना ने धक्का देकर खिड़की खोल दी। रिहाना ने खिड़की से अंदर झाँक कर देखा तो सिया बेड पर बैठकर अपने प्लास्टर को काट रही थी। पीछे से रिहान ने भी यह देख लिया। उन दोनों ने चिल्लाते हुए कहा, यदि आप क्या कर रहे हो? हमने कहा ना, इसे अभी के अभी रोक दो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया ने दोनों को इग्नोर करते हुए अपना काम जारी रखा। रिहान और रिहाना ने पूरी कोशिश की पर सिया नहीं मानी। रिहाना ने सिया से कहा, अभी के अभी नहीं रुकी तो मैंने आपकी वीडियो निखिल भैया और तन्नू दी और माही दी को सेंड कर दूँगी और साथ ही साथ उनको बता दूँगी कि आपने पार्टी वाले दिन उनके साथ क्या क्या किया। फिर आपको उनसे कोई नहीं बचा सकता। सिया ने दोनों से इरिटेट होकर कहा, चुप करो, तुम दोनों जाओ अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मेरे पैर में बहुत खुजली हो रही है, मैं इसको निकाल रही हूँ। तुम निकाल रही हो, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं बस इसको निकाल रही हूँ। रिहाना ने सिया से कहा, पक्का आप नहीं मान रही? सिया कहा, नहीं। फिर रिहाना ने अपना फ़ोन निकाला और पार्टी वाली सारी वीडियोस तन्वी, निखिल और माही को सेंड कर दी। सिया से कहा, अब आपको इन तीनों से कोई नहीं बचा सकता। अब आपको जो करना है आप करो। मैंने उन तीनों को आपके सारे कांड के बारे में बता दिया। सिया ने कहा, ठीक है जाओ, मैं उनसे नहीं डरती हूँ, मैं भी देख लूँगी वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। और सिया अपना प्लास्टर पूरा काट कर ज़मीन पर पटक दिया। अपने पैर को हिला कर देख रही थी और फिर उसने खुजली खुजाने लगी और खुद से ही कहा, अब आया चैन, इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। थैंक गॉड। नेक्स्ट एपिसोड कब मिलेगा यार? कभी कमेंट्स तो दे दिया करो, एक कमेंट्स मांगती हूँ और लाइक भी कर दिया करो, ठीक है? बाय।